हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन अबाउट लेंज लॉ। हमने कल देखा था जब किसी बार मैग्नेट और कॉइल को एक दूसरे के समीप रख करके रिलेटिव मोशन में ले आते हैं तो कॉइल के टर्मिनल के अक्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। तो लेंज लॉ एक बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है जिसकी सहायता से हम ये बताते हैं कि कॉइल के टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल की पोलरिटी क्या होगी, अर्थात कॉइल का कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा और कौन सा निगेटिव पर होगा। अर्थात अगर उन दोनों को किसी गैल्वेनोमीटर से जोड़ दें या डायरेक्ट जोड़ दें तो करंट किस दिशा में फ्लो होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी हो, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, क्लोज्ड कॉइल और क्लोज्ड लूप, ये जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? लेंज लॉ की सहायता से। तो आप देखेंगे कि जब किसी कॉइल और बार मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो जब एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल किसी कॉइल की ओर आएगा तो कॉइल का वह फेस जो नॉर्थ पोल की ओर है वो नॉर्थ पोलरिटी की तरीके से बिहेव करेगा, अर्थात बार मैग्नेट के इधर आने का अपोज करता है। इनर्शियल प्रॉपर्टी जिसके बारे में हमने कल अपने वीडियो में चर्चा किया था कि जब किसी बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल किसी कॉइल की ओर चलता है तो कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसकी पोलरिटी कुछ इस प्रकार होती है कि वो उसके थ्रू, अपने थ्रू बहने वाली करंट की डायरेक्शन को ऐसा रखता है कि वह उस कारण का विरोध करे जिसके कारण ये स्वयं प्रोड्यूस हो रहा है। इट मीन्स the polarity of the induced EMF is such that it always opposes the cause by which they produced, है ना। तो आप देख रहे हैं अगर नॉर्थ पोल किसी कॉइल के फेस की ओर लाएं, देखिए एक कॉइल है और यहाँ पर अगर हम नॉर्थ पोल, एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेकर के इस कॉइल की ओर ले आएँ, साउथ पोल पीछे है, नॉर्थ पोल यहाँ है, अगर ये बार मैग्नेट इस दिशा में चले तो इस कॉइल में एक करंट जनरेट होगी, करंट इंड्यूस्ड होगी जिसको हम इंड्यूस करंट कहते हैं, और इस करंट ऐसी होगी कि ये इस कॉइल को एक बार मैग्नेट बनाने का प्रयास करेगी और ये कॉइल का बार मैग्नेट ऐसा होगा कि इसका नॉर्थ पोल ये फ्रंट फेस होगा, ठीक है ना। अर्थात ये नॉर्थ पोल और पीछे हुआ साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइनें निकलेंगी और ये नॉर्थ पोल जो इस साइड में जा रहा है तो दोनों नॉर्थ पोल के बीच इंट्रैक्शन, इसका मतलब ये नॉर्थ पोल को आगे आने से रोकेगा, अर्थात नॉर्थ पोल के इस साइड में जाने का अपोज करेगा, ठीक। तो लेंज का नियम पर्टिकुलरली इसी चीज़ को डिफाइन करता है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट थ्रू आउट द कॉइल व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द बार मैग्नेट एंड द कॉइल। सो अगर हम नॉर्थ पोल को इधर लाते हैं तो हम देखते हैं इस पूरे कॉइल की एरिया से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइनों की संख्या बढ़ रही है, तो उसके बढ़ने का अपोज होगा, अर्थात ये करंट कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो हो जाएगी। तो साधारण सी बात है, अगर नॉर्थ पोल इधर आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से है तो इसको हम सामने वाला कौन सा फेस होगा इसको शो करने के लिए यहाँ पर एक सिंपल एक डिज़ाइन में ऐसे यन बना सकते हैं, है ना। अर्थात ये फ्रंट फेस कैसा हो गया, नॉर्थ पोल के जैसे बिहेव करेगा और पीछे से देखने पर वही साउथ पोल के जैसे बिहेव करेगा, क्योंकि अगर मैं इस कॉइल के पीछे से जा करके देखूं तो करंट जो यहाँ से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी, वहाँ से देखने पर क्लॉकवाइज फ्लो होगी, ठीक। तो इस प्रकार से पीछे वाला फेस साउथ हो जाएगा और फ्रंट वाला नॉर्थ हो जाएगा। सिमिलर कंडीशन में अगर ये कॉइल के समीप रखा हुआ बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इससे दूर ले जाया जाए, हमारे पास एक दूसरा कॉइल है और इस कॉइल के समीप एक बार मैग्नेट रखा हुआ है ऐसे ही इसके प्लेन के परपेंडिकुलर N और S, और इसका नॉर्थ पोल मैं इससे दूर ले जाने का प्रयास करता हूँ। तो जैसे ही नॉर्थ पोल इससे दूर जाने का प्रयास करेगा तो ये इसके क्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करेगा और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इसके क्रॉस एक ऐसी करंट सेटअप होगी जिसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, ये बाय एक्सपेरिमेंट हम पता करते हैं और ये कुछ इस प्रकार से करंट को शो करता है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज फेस में अगर है एक कॉइल तो इसका ये फ्रंट फेस क्या होता है, साउथ पोल की जैसे बिहेव करता है, क्योंकि एक कॉइल जो होता है एक बार मैग्नेट की तरीके से बिहेव करता है, इसको आपको हमने पढ़ाया।
तो ये जो फेस है ये साउथ पोल है, इसका मतलब इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसमें एंट्री करेंगी, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में जब एंट्री करेंगी तो नॉर्थ पोल जब दूर जा रहा है तो इसका मतलब नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, अर्थात इस बार मैग्नेट को पीछे जाने का अपोज करेगा। अर्थात इन दोनों ही कॉइल में जो करंट जनरेट हुई है, जो इंड्यूस्ड करंट आई है, उसका मेन कारण है इस मैग्नेट का रिलेटिव मोशन में होना। अगर ये मैग्नेट इस कॉइल के साथ रिलेटिव मोशन में नहीं होता तो शायद ये करंट जनरेट नहीं होती, शायद क्या कन्फर्मली जनरेट नहीं होती। लेकिन जैसे ही मैग्नेट इन कॉइल्स के साथ में रिलेटिव मोशन में आता है, यहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये टोटल करंट जनरेट होने का जो मेन कारण है वो कारण है इनर्शिया का, क्योंकि आप जानते हैं, मैंने इसके बारे में भी आपको बताया, कोई भी वस्तु अपने फ्री स्टेट, जो जिस स्टेट में है, जो भी वस्तु जिस स्टेट में उसी में हमेशा बना रहना चाहती है। तो इससे अभी कोई करंट नहीं जा रहा था, ठीक। और जैसे ही मैग्नेटिक पोल इधर आया, उस मैग्नेटिक पोल के कारण इसमें से होकर के गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइनों की संख्या में इंक्रीमेंट हुआ। तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइनों की संख्या में होने वाले इंक्रीमेंट का अपोज करने के लिए ये अपोजिट दिशा में एक अपोजिट पोलरिटी वाला मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है। तो इस प्रकार से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट जनरेट हो जाती है। और इस इंड्यूस्ड करंट को ही जानने के लिए हमारे पास एक बहुत ही पॉपुलर रूल है जिसको हम कहते हैं लेंज लॉ। तो लेंज लॉ की सहायता से हम जानेंगे कि किसी भी वायर में कौन सी दिशा में करंट फ्लो होगी, क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। जब कोई वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करे और वो क्लोज लूप के फॉर्म में हो तो कौन सी दिशा में करंट फ्लो करेगी या कौन सी दिशा में नहीं करंट फ्लो करेगी, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जरा देखिए, सपोज दैट वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ perpendicular to the surface of this board and aligned towards the inward of this board. Suppose that this is given by suppose that this is given by this cross lines and we have a coil. Suppose that we have a coil. Suppose that we have a coil and we want to move this coil from any place where there is no any magnetic field to this uniform magnetic field with any velocity v, ठीक है। इस कॉइल को मैं इस दिशा में मूव कराने का प्रयास करता हूँ। तो जरा आप देखिए, जैसे ही कॉइल इस दिशा में मूव करते हुए यहाँ कहीं पहुँचेगा, एक कॉइल मूव करते हुए यहाँ कहीं पहुँच जाएगा। तो जब यहाँ था तो आपने देखा इस कॉइल की एरिया से पास होने वाला टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितना है, 0 है। देयर इज नो एनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस एरिया ऑफ दिस लूप, सो देयर इज नो एनी इंड्यूस्ड करंट थ्रू आउट द कॉइल। लेकिन जैसे ही ये इस दिशा में मूव करते 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 यहाँ तक आया, अभी तक कोई करंट नहीं फ्लो हुई, लेकिन जैसे ही इसमें एंट्री करना शुरू करेगा, इस कॉइल की एरिया से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या है वो बढ़ने लगेगी। वैसे एक क्रॉस है, इसका मतलब मैग्नेटिक एक हमारे पास एक जायंट मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल यहाँ है और साउथ पोल इस बोर्ड के पीछे है, ठीक है। अर्थात मैग्नेटिक फील्ड लाइनें इधर से इस दिशा में हैं। तो जैसे ही ये कॉइल इस एरिया में प्रवेश करेगा, इसके एरिया से गुजरने वाला, पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या बढ़ने लगेगी। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइनों की संख्या बढ़ेगी, देन व्हाट विल हैपन, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइनें बढ़ने लगी, इसका मतलब ये नॉर्थ पोल इसकी ओर आ रहा है, ऐसा हम समझ सकते हैं। जैसे एक कॉइल है, इस कॉइल से दूर कोई नॉर्थ मैग्नेट बहुत दूर इन्फिनिटी पर रखा हुआ, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके कारण नहीं गुजर रही, लेकिन अगर ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसकी ओर आने लगे धीरे धीरे, तो क्या होगा, जब नॉर्थ पोल इधर आने लगेगा तो इसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइनों की संख्या बढ़ने लगेगी। इसका मतलब नॉर्थ पोल इधर आ रहा है, तो नॉर्थ पोल इधर आ रहा है तो तुरंत फेसिंग रूल से ये ऐसी दिशा में करंट इंड्यूस करेगा जो नॉर्थ पोल के इधर आने का अपोज करे। लेंज का नियम तो यही कहता। तो इस प्रकार से ये इसमें जो करंट आएगी वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये कॉइल इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंसर्ट किया जाए तो इस कॉइल के क्रॉस गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने लगेगा, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने लगेगा
ये उस मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने का अपोज करने के लिए अपने थ्रू एक करंट सेटअप करेगा, जो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जब ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है इसका मतलब हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइनें ऐसे एंट्री कर रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें ऐसे अगर एंट्री कर रही हैं तो इसका फेस कुछ इस प्रकार हो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनों को इस दिशा में जनरेट करे, मैग्नेटिक फील्ड लाइनों को इस दिशा में जनरेट करता हुआ हो, अर्थात टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइनें कैसी हों, लगभग 0 सी हों, है ना, क्योंकि अगर चेंजिंग हो रही है, इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, तो करंट ऐसी सेटअप होगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइनें कुछ इस दिशा में जो प्रभाव डाल रही है वो समाप्त हो जाए। तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें करंट आएगा, और धीरे 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 जब तक ये पूरा इसमें प्रवेश नहीं कर जाता, जब तक ये कॉइल पूरी तरीके से इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर नहीं कर जाता, तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होता रहेगा। लेकिन जैसे ही ये कॉइल पूरी तरीके से इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर जाएगा, अब आप पाएंगे कि इससे होकर के गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या कांस्टेंट हो गई, अर्थात इससे गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। ये थ्रू आउट द मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी मूव करा दीजिए, इसके कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइनों की संख्या में कोई चेंजिंग नहीं है, इसलिए अब इसके क्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इसको और मूव कराते हुए आप लेकर के आए और यहाँ से आप बाहर निकालने लगेंगे, तो आप देखेंगे जब ये अंदर था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइनों की संख्या में कोई अंतर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही बाहर निकलने लगेगा, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइनें जो हैं वो, इसका मतलब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ पोल इधर था, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें ऐसे हैं, तो जब ये इधर जाने लगा तो इसके एरिया से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइनों की संख्या में कमी होने लगी। कभी को कैसे आप शो करेंगे, इसका मतलब ये जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये नॉर्थ पोल किधर जा रहा है, दूर। जब नॉर्थ पोल दूर जाने लगेगा तो इसका मतलब ये नॉर्थ पोल के दूर जाने का अपोज करेगा, और अपोज को प्रदर्शित करने के लिए ये तुरंत अपने इस फेस को साउथ पोल बना लेगा। साउथ पोल अगर देखा जाए तो साउथ पोल कैसा, अर्थात एक करंट को जनरेट कर देगा जो क्लॉकवाइज होगा। तो इस प्रकार से जब ये कॉइल, कंडक्टिंग वायर का कॉइल जब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलने लगेगा तो तुरंत ये एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को जनरेट कर देगा। दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट with the help of we can provide the direction of the current through any loop. This basic concept is known as Langella. Okay, so the statement of Langella is that the polarity of the induced EMF through any coil which is placed in a varying magnetic field is such that it always tend to produce an induced current through itself that always opposes the cause by which they produced. Okay, so this is a particular rule and this is a simple concept of Langella. And now let us discuss more about the motional EMF. Okay, so suppose that we have a rod of length L and which is placed in a uniform magnetic field, motional EMF. Suppose that we have a rod of length L and the resistance of this rod is small r, and this rod is placed on a particular U-shaped conducting wire which is also placed in the uniform magnetic field like this. This is a U-shaped particular conducting wire which is placed in a uniform magnetic field, and there is a rod which is movable and placed just upon the U-shaped rod. अर्थात ये जो वायर है
ये रॉड है, इसको मैं इस यू शेप्ड वायर पर रख करके मैग्नेटिक फील्ड में लेफ़्ट राइट मूव करा सकता हूँ। तो सपोज दैट अगर मैं इस रॉड को इस दिशा में मूव कराऊँ एक पर्टिकुलर वेलोसिटी v से, तो अगर यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है रॉड की किसी क्षण अगर x हो और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मान b हो और इसकी जो टोटल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक इसको अगर हम L कह लें, तो इसकी एरिया कितनी होगी? अगर ये x डिस्टेंस पर है तो इसकी एरिया आप देख रहे हो L इंटू x होगा, अर्थात एरिया का मान हो गया Lx एट दिस कंडीशन। जब ये रॉड किसी क्षण मूव करते हुए यहाँ पर आ जाए तो इस समय इसके द्वारा जो ये एनक्लोजर एरिया है इसका मान कितना होगा? Lx। और अगर इस दिशा में पर्टिकुलर वेलोसिटी से जाएगा तो इसकी एरिया डिक्रीज होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होगी। और ये कहाँ पर? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, तो मौके पर अगर ये यहाँ पर है तो इस पूरी एरिया से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? ये फ्लक्स होगा वैसे आप डेफिनेशन जानते हो, फ्लक्स इक्वल टू बी डॉट ए इंटू कॉस थीटा, क्योंकि बी और ए दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो बी ए कॉस जीरो अर्थात बी ए हो जाएगा, तो हो जाएगा बी इंटू ए माने Lx यहाँ से। तो इस पूरे एरिया से इस क्षण गुजरने वाला टोटल फ्लक्स इतना है। लेकिन अगर ये वाला रॉड इस दिशा में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी v से मूव करते हुए इधर चला आए तो क्या होगा? इस एरिया का मान डिक्रीज करेगा, अर्थात इस एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स घटेगा। ठीक है, तो इसका मतलब फ्लक्स अगर चेंज हो रहा, बताओ एरिया घट रही है कि बढ़ रही है? एरिया घट रही है, तो इसका मतलब फ्लक्स शुरू में ज़्यादा था, जब ये इधर आएगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो चेंज इन फ्लक्स कैसा होगा? निगेटिव होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। सो अगर हम डी फाई बी बाई डी टी निकालें तो हमको क्या मिलेगा? डी बाई डी टी ऑफ बी एल एक्स, डी बाई डी टी ऑफ बी एल एक्स यहाँ से, तो हमको मिलेगा बी और एल तो कांस्टेंट हैं, ये हो गया डी एक्स बाई डी टी। बट एज वी नो दैट x is positive in this direction, and when we go in opposite direction of x, then dx by dt can be taken as negative, so this velocity can be considered as minus of v. So d phi b by dt is equal to what? This becomes minus of b l v, ये हो जाएगा d phi b by dt equal to minus of b l v. So अगर हम ये निकालने का प्रयास करें कि इस वायर, इस रॉड के टर्मिनल्स के क्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ईएमएफ का मान क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ induced EMF across any wire is equal to minus of n d phi b by dt. Here n is 1, so minus of d phi b by dt. So if we put the value of d phi by dt from here, then we get equal to minus of minus BLV. So we get equal to BLV. This is the value of the induced EMF generated across the ends of the wire. अच्छा, ये पोलरिटी हो गई इंड्यूस ईएमएफ की, ये तो वैल्यू हो गया ईएमएफ का। लेकिन अगर हम इस केस में स्टडी करने का प्रयास करें और ये जानने का प्रयास करें कि कौन सा टर्मिनल हायर पोटेंशियल पर होगा और कौन सा लोअर पोटेंशियल पर होगा, दो टर्मिनल मुझे दिख रहे हैं, एक ये दूसरा ये, तो इनमें से कौन सा पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा, कौन सा नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा, ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा, तो इन दोनों में मुझे एक स्टडी करनी है। तो स्टडी कैसे करेंगे, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है उसके लिए। अगर ये वाला रॉड इस दिशा में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी v से मोशन कर रहा है तो इधर आते समय ये क्या करेगा, अपनी एरिया को घटाएगा। एरिया जब घटेगा तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइनों की संख्या जो इसके एरिया से गुजर रही है वो घट रही है। अर्थात चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइनें ऐसी हैं कि नॉर्थ पोल इसकी ओर आ रहा है ऐसा,
तो जब ये एरिया घटेगा तो इसकी एरिया से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइनों की संख्या घटेगी। इसका मतलब है नॉर्थ पोल, जो बार मैग्नेट के यहाँ नॉर्थ पोल है, वो नॉर्थ पोल दूर जा रहा है। जब नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो तुरंत ये फ्रंट फेस जो है ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल जैसा, साउथ पोल बन जाएगा, क्योंकि ये अपोजिंग फेस होगा, नॉर्थ पोल के दूर जाने का अपोज करेगा, तो ये तुरंत साउथ फेस की तरीके से बिहेव करेगा, अर्थात इसमें करंट कुछ इस प्रकार से फ्लो करने लगेगी। ठीक, अगर करंट इस प्रकार से फ्लो करेगी तो ध्यान दीजिएगा, ये चूंकि एक बैटरी की तरीके से बिहेव करेगा, इसी के क्रॉस आपको क्या प्राप्त करना, इसी के क्रॉस ईएमएफ प्राप्त करना। तो अगर करंट ऐसे चल करके ऐसे आ रही है तो ये वाला टर्मिनल जो है ये पॉजिटिव हुआ और ये वाला निगेटिव हुआ, अर्थात यहाँ से करंट एक्सटर्नली ऐसे चल करके फ्लो कर रही है। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका हाई पोटेंशियल पर हो जाएगा और ये लोअर पोटेंशियल पर हो जाएगा, अर्थात जो ये सेल की तरीके से बिहेव करेगा ये कुछ इस प्रकार होगा, ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, इनसाइड इस दिशा में और एक्सटर्नली इस दिशा में करंट फ्लो करेगी। ठीक, तो ये हो गया आपका एक सिंपल कॉन्सेप्ट किसका, करंट का। अगर यही कंडक्टिंग रॉड इस यू शेप्ड रॉड पर इस दिशा में मोशन करते हुए चलता, कांटेक्ट में रहते हुए चलता, तो वेलोसिटी इस दिशा में वेलोसिटी जाने से वेलोसिटी पॉजिटिव होती, तो BLV d∅dt ये BLV के बराबर होता, इंड्यूस ईएमएफ निगेटिव आता। ठीक, और इतना ही नहीं, आप ये भी पाते कि जब ये इस दिशा में जा रहा है तो एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ने का मतलब नॉर्थ पोल इसकी ओर आ रहा, ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि इसकी एरिया से गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा, मैग्नेटिक फील्ड लाइनों की संख्या बढ़ रही है, तो इसका मतलब नॉर्थ पोल इसकी ओर आ रहा, तुरंत फेस है ये नॉर्थ बन जाता, अर्थात उन मैग्नेटिक फील्ड लाइनों के बढ़ने की संख्या का अपोज करता। ठीक है, तो ये नॉर्थ फेस जब बनता तो करंट कुछ इस प्रकार से चलती है, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज चलती तो ये हायर पोटेंशियल पर हो जाता और ये लोअर पोटेंशियल पर हो जाता। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट जिसकी सहायता से आप समझ सकते हैं और इनकी सहायता से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में करंट की डायरेक्शन को बता सकते हैं, करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी दूरी पर ये रॉड रख दिया जाए तो कितना फ्लक्स जाएगा वो भी आप निकाल सकते हो। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ, और मोशनल ईएमएफ का फार्मूला ये आया। ठीक, इन मोशनल ईएमएफ के कारण अगर मान लेते हैं इसका टोटल रेसिस्टेंस R है और ये ऐसे मटेरियल के बने हैं जो नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस का, बहुत ही स्मॉल प्योर कंडक्टर का समझ लीजिए, तो अगर ये कुछ ऐसे मटेरियल का बना है इसका रेसिस्टेंस R हो तो इसमें अगर करंट जा रही है I, तो I इंटू R ही किसके बराबर हो जाएगा, E के। तो इस प्रकार से E बराबर IR यहाँ से भी आप पा सकते हो, और E का मान अगर इतना रख दिया जाए तो इतना इक्वल टू IR, यहाँ से आप मिल पाएंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप इसको डिस्कस करके प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसका रेसिस्टेंस R मान लिया जाए तो E इक्वल टू क्या मिलेगा, IR, और यहाँ से E का मान अगर रख दिया जाए BLV तो ये आपको मिलेगा I इंटू R, तो यहाँ से आपको I का मान मिल जाएगा BLV बाई R। तो ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान और ये हो गया इंड्यूस्ड करंट का मान। ठीक, तो अगर मैं टोटल पावर डिसिपेटेड इन द वायर निकालूं तो कितना पावर डिसिपेशन होगा, तो पावर P इक्वल टू I इंटू V, I इंटू E आप कह सकते हो, E इंड्यूस्ड ईएमएफ को E से मैंने रिप्रेजेंट किया, तो I का मान हो गया BLV बाई R इंटू BLV, तो कितना पावर डिसिपेशन होगा, ये हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। तो ये सब फार्मूलाज हैं जिनकी सहायता से आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इन सब को सॉल्व करिए। हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इंडक्टेंस के बारे में बताएंगे, जिसमें सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।